तो आज के करंट अफेयर्स के सत्र पे हम करंट अफेयर से जुड़े हुए कई सारे मुद्दों को देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम पिछले 1.5 से 2 साल के करंट अफेयर्स लेकर के चल रहे हैं ताकि आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स मैं उन्हीं विषयों को चुन रहा हूं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा उपयोगी है। तो आज के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। देखिए अभी क्या है, भारत में आतंकवाद निरोधी समिति की बैठक हुई थी, भारत के द्वारा मेजबानी की गई और यह पहली बार 28 से 29 अक्टूबर 2022 को विदेश मंत्रालय के द्वारा मुंबई में और दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति की बैठक की आयोजन की गई। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का टेररिज्म कमेटी की पहली बैठक आपकी भारत में हुई, दिल्ली में। ठीक है, 29 अक्टूबर 2022 को दिल्ली में भी हुई और मुंबई में भी हुई। तो जब बैठक का समापन किया गया, इसमें दिल्ली घोषणा पत्र जो है एक अपनाया गया है। सबसे पहली चीज समझिए, यह आपको याद होना चाहिए कि आतंकवाद निरोधी संयुक्त राष्ट्र संघ की भारत में पहली बैठक हुई है। आतंकवाद से भारत एक पीड़ित देश है, आप सभी जानते हैं। तो दिल्ली और मुंबई में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति की बैठक आयोजित की गई, पहली बार, फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो आतंकवाद से हमसे ज्यादा पीड़ित देश तो कोई है ही नहीं, सबसे ज्यादा तो हम ही पीड़ित हैं। तो ऐसे में यह समिट होना भारत में बहुत बड़ी बात है। और इस बैठक के आयोजन, जब इसका समापन हुआ तो इसमें एक दिल्ली घोषणा पत्र अपनाया गया। क्या अपनाया गया? दिल्ली घोषणा पत्र। यह घोषणा पत्र जो है आपका गैर बाध्यकारी है, बाध्यकारी नहीं है। और इस घोषणा पत्र में आतंकवादी उद्देश्यों के लिए नई उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के उपयोग से मुकाबला करने के लिए अपनाया गया है। अब देखिए, आतंकवाद धीरे धीरे एक नए रूप में भी अपने आप को डेवलप कर रहा है, विज्ञान और तकनीकी के साथ भी जुड़ रहा है वो। तो नई प्रौद्योगिकियों के उपयोग से मुकाबला करने के लिए इसको इस घोषणा पत्र में बहुत सारे विषयों को लेकर के चर्चा की गई है। और साथ ही आतंकवाद को खत्म करने के लिए, आतंकवाद विरोधी पहलों को फंड करने के लिए 5 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान करने की बात भी संयुक्त राष्ट्र फंड में भारत ने कही है। तो भारत जो है 5 लाख US डॉलर जो है यहां पर फंड कर रहा है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का जो आतंकवाद विरोधी प्रोग्राम है उसमें। और साथ में एक संस्था है आपकी जिसका नाम है CTC, एक संस्था है आपकी CTC। CTC क्या है आपका? CTC आपका इसी की यूनाइटेड नेशन की काउंटर टेररिज्म कमेटी है। क्या है आपकी? काउंटर टेररिज्म कमेटी, काउंटर आतंकवाद समिति। तो इसकी वर्तमान में अध्यक्षता भारत के द्वारा ही की जा रही है। ठीक है, भारत के द्वारा की जा रही है। और जब आपको पता है कि अमेरिका में हमला हुआ था आपका, है ना, अमेरिका में हमला हुआ था और जो है वहां पर 9/11 हुआ था, उसके बाद ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एक प्रस्ताव लेकर के आई थी और 2001 में यह प्रस्ताव आया था जिसके तहत CTC की स्थापना की गई थी, काउंटर टेररिज्म कमेटी की स्थापना की गई थी। और इसका पहला सम्मेलन न्यूयॉर्क में बनाया गया था, न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका पहला सम्मेलन हुआ था आतंकवाद निरोधी संस्था का। तो भारत में पहली बार दिल्ली में आतंकवाद निरोधी संस्था का क्या हुआ है? बैठक हुआ है। दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, सभी को ध्यान रखना है। और भारत की जो स्थायी प्रतिनिधि है जिनका नाम है रुचिर कंबोज, ठीक है, 2022 के लिए CTC की अध्यक्ष थी आपकी। क्या नाम है? रुचिर कंबोज, रुचिर कंबोज, रुचिर कंबोज, ये CTC के अध्यक्ष हैं भारत की तरफ से 2022 के लिए। ठीक है, तो भारत जो है काउंटर टेररिज्म कमेटी का क्या है? अध्यक्ष भी है इस समय। और यूनाइटेड नेशन पे इस बार 5 लाख रुपए भी भारत दे रहा है। दिल्ली घोषणा पत्र भी यहां पर एक जारी किया गया है जिसमें नई उद्योगी जो प्रौद्योगिकियों का प्रयोग आतंकवादी कर सकते हैं उनके लिए जो है एक जो है इस दस्तावेज में प्रभावी बात कही गई है। तो एक तो ये दिमाग में बैठा लेना, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल टेररिज्म की पहली बैठक कहां हुई है? दिल्ली में। कब हुई आपके? 29 अक्टूबर 2022 को। रट जाना है ये बात को, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। दूसरा देखिए, ये एक बहुत बड़ा आने वाले समय का भविष्य, अब आने वाले समय का क्या वर्तमान चल ही रहा है इसका, डेटा सेंटर। डेटा सेंटर आप जानते हैं, डेटा सेंटर मतलब एक ऐसी सुविधा है जहां पर बहुत बड़ी संख्या में कंप्यूटर रखे होते हैं, स्टोरेज सिस्टम होते हैं। जैसे आप देखिए, आपके भी लैपटॉप में एक हार्ड डिस्क लगी होती है
है ना। तो आप क्या है, जो भी डेटा है लैपटॉप में स्टोर हो रहा है, आपके मोबाइल पे भी एक स्टोरेज है ना। आप देखते हैं मोबाइल पे 256 जीबी का स्टोरेज है, या फिर आपके 128 जीबी का स्टोरेज है, 64 जीबी का स्टोरेज है। तो एक स्टोरेज होता है जिसपे हम डेटा को स्टोर करते हैं। वैसे ही जो भी गतिविधि इंटरनेट में हो रही हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग में हो रही हैं, तो इसके तहत एक ऐसा नेटवर्क बनाया गया है, कंप्यूटरों का नेटवर्क बनाया गया है, जिसमें सारा का सारा डेटा जाके स्टोर होता है। आप जितना भी काम करते हैं सभी डेटा, जैसे अमेजॉन क्लाउड है या फेसबुक है या गूगल है, ये जितनी भी कंपनियां हैं, इन सब में जो भी काम हो रहा है, इनका जितना भी डेटा है वो जाकर कहीं ना कहीं पे तो आपका तो एक कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेटा कहते हैं, डेटा सेंटर कहते हैं। देखिए एक बार ये आप देख पा रहे हैं, ये देखिए बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क लगी हुई हैं, टेराबाइट्स की हैं ये सारी, है ना। और इस तरीके के डेटा सेंटर होते हैं। तो डेटा सेंटर को लेकर के इस बार जो एक बड़ा व्यवसाय के तौर पे डेटा सेंटर आपका उभर रहा है इस समय। तो भारत भी अब डेटा सेंटर भारत में भी डेवलप हो रहे हैं। तो नवंबर 2022 में एक संस्था है जिसका नाम है नाइट फ्रैंक, ठीक है, एक संस्था है नाइट फ्रैंक, ठीक है, एक संस्था है नाइट फ्रैंक। इसके द्वारा क्या किया गया, एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें बताया गया कि भारत के 3 शहर, कौन कौन से 3 शहर, हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली। हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली, ये 3 शहर जो हैं एशिया प्रशांत क्षेत्र में, ठीक है, एशिया प्रशांत एपीएसी क्षेत्र, एशिया पैसिफिक क्षेत्र जो आपका रीजन है, यहां पे डेटा सेंटर के 3 बड़े बाजारों के तौर पे उभरे हैं। यहां पर ये तीनों शहरों में डेटा सेंटर बड़े स्तर पे इस्टेब्लिश हो रहा है। और रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले समय में जो भारत है, भारत बड़े स्तर पर डेटा सेंटर उद्योग को डेवलप कर रहा है। बहुत तेजी से डेटा सेंटर इंडस्ट्री यहां पे डेवलप हो रही है। देखिए डेटा लोकलाइजेशन का एक बहुत बड़ा मुद्दा चलता रहता है कि भाई भारत का डेटा विदेशों में जाकर के स्टोर हो रहा है। आप खुद देखिए, आप गूगल चला रहे हैं, उसका डेटा भारत में थोड़ा ना हो रहा है, वो तो सारे बाहर है। तो बहुत सारे सर्वर जो हैं वो इंडिया में स्टैब्लिश हो, तो डेटा सेंटर को लेकर के भारत में बहुत तेजी से काम किया जा रहा है। सरकारी नीतियां भी इससे जुड़ रही हैं, गवर्नमेंट भी इसको लेकर के काम कर रही है। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में जो है जल्द ही जो है डेटा सेंटर को लेकर के भारत इंटरनेशनल लेवल पे लीड भी करेगा, ठीक है। तो ये भी आपको दिमाग में बैठा लेना है। डेटा सेंटर में भारत के 3 शहर जो हैं आपके क्या हैं, बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। डेटा का स्थानीकरण होना चाहिए, भारत का डेटा भारत में रहना चाहिए, इस दिशा में बहुत तेजी से काम हो रहा है। तो हमारे ये 3 बड़े जो है उभरते हुए शहर आए हैं, एक हैदराबाद है, चेन्नई है और नई दिल्ली है। तो नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट में इन 3 शहरों को उभरते हुए डेटा सेंटर के मार्केट के तौर पे देखा जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है, स्पष्ट है। यहां पर लगभग 300 मेगावाट से लेकर के 400 MW मेगावाट तक की आईटी क्षमता के साथ जो है डेटा सेंटर ये बनाए गए हैं। तो डेटा सेंटर ध्यान रखना है आपको, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए, एक ये अवार्ड मिला है और भारत के एक राज्य केरल को प्राप्त हुआ है, वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड, ठीक है, WTM, वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड। यह अवार्ड मिला इस बार केरल को यह अवार्ड मिला है, ठीक है। लंदन में जो है आपका नवंबर 2022 में एक आयोजन हुआ था वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट का। किसका हुआ था? वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट का। तो इसमें एक अवार्ड दिया गया, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड। यह अवार्ड गया है भारत के केरल को। यह बहुत बड़ी बात है। देखो एक चीज ध्यान रखिएगा, आप एक चीज दिमाग में बैठाइए, हमारे यहाँ पे जहां पर भी नागरिक एक जगह से दूसरे राज्य में घूमने जा रहे हैं, इंटरनेशनल बहुत सारे टूरिस्ट भारत में आते हैं, तो जब ये टूरिस्ट भारत में आते हैं तो आपको पता है कि ये अपने आप में एक जो पर्यटन मिशन है, पर्यटन टूरिज्म में मतलब लोगों को कैसा अनुभव महसूस होता है। और यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जो ये पुरस्कार दिया गया है केरल सरकार के तहत एक जिम्मेदार पर्यटन मिशन संचालित किया जाता है और इनके द्वारा स्ट्रीट परियोजना भी चलाई गई है, ठीक है।
तो जूरी ने कोट्टयम जिला है, कोट्टयम जिले में एक जलमार्ग परियोजना भी चलाई जा रही है। बहुत सारी परियोजनाएं टूरिज्म को ध्यान में रखते हुए केरल सरकार चलाती है। अभी देखो हाल ही में मैं खुद केरल गया था और मैं आपको सही बताऊं, केरल में जो मतलब मैंने वहां का अद्भुत जो एक अनुभव था ना, सबसे पहली बात वहां पे लोग बहुत ईमानदार हैं केरल में। मतलब अब जितने लोगों से मैं मिला हूं, मेरा पूरा अभी तक का सर्वे यही है कि वहां पे लोग बहुत ईमानदार हैं, टूरिस्ट का बहुत सम्मान करते हैं वो, ठीक है, क्योंकि टूरिस्ट एक बड़ी आय का साधन भी है वहां के लिए। लेकिन आप देखेंगे तो वहां पे किसी भी तरीके की कोई भी चोरी नहीं है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, एक फोन मेरा रह गया था, मेरा एक छोटा सा अनुभव है और इससे मेरा केरल के प्रति सम्मान बहुत ज्यादा बढ़ गया। एक फोन रह गया था, ठीक है, केरल में जो है एक जगह पड़ती है आपकी मुन्नार, हाँ मुन्नार में ही थे हम, और मुन्नार में जो है वहां पर एक स्पॉट था, वहां पर काफी देर तक मैं एक पर्सन थे उनसे डिस्कस कर रहा था, चर्चा कर रहा था, तो वहां पर उनके पास ही मेरा फोन रह गया। अब आपको मैं एक चीज बताऊं, उसके बाद मैं वहां से निकल आया, ठीक है, वहां से हम इडुक्की आ रहे थे, इडुक्की में मुझे एक शूट करना था आपका इडुक्की आर्क डैम। अभी वो वीडियो आप सभी के बन गए हैं, मैं वो वीडियो जल्द ही पब्लिश करूंगा। भारत दर्शन के कार्यक्रम के तहत में गया था, तो इडुक्की आर्क डैम जब मैं आ रहा था, लगभग वहां से काफी डिस्टेंस है, लगभग 70 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस था। तो अब देखो मुझे अभी तक दिमाग में जहन में नहीं था कि ये फोन जो है मेरा छूट गया, कुछ भी हो गया है, बट वहां पर उस पर्सन के द्वारा वहां से गाड़ी लेकर के वो सिर्फ फोन देने आया था, सिर्फ फोन देने। आप सोचिए एक नेक्स्ट लेवल बात है हमारे लिए कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, यहां पे तो लोग नजर घुमाते ही फोन पार कर देते हैं। आप दिल्ली में कई बार कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन से निकलिए, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से निकलिए, वहां पे लोग खड़े इसीलिए होते हैं, बहुत सारे लोग जो फोन चोरी करते हैं, फोन छीनते हैं। दिल्ली वगैरह में या गाजियाबाद में तो कई बार कान में फोन लगा के आप बात करते करते जा रहे हैं, नोएडा में भी कि पता चला कोई आपके कान से, अब तो घटनाएं कम होने लगी लेकिन पहले कितनी बुरी स्थिति होती थी वहां पे। मतलब एक एक्सट्रीम लेवल पे जो सपोर्ट टूरिज्म को मिलता है वही एक कारण है, और गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन चलाया जा रहा है, स्ट्रीट परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, तो जल संरक्षण के लिए बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, जल सुरक्षा को लेकर बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। तो ये जो आपका पुरस्कार मिला है केरल को, उनके द्वारा चलाए गए बहुत सारे मिशन के लिए मिला है, और वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड ये इसके पीछे एक कारण और है कि जल संरक्षण के लिए जिस तरीके से केरल काम कर रहा है, स्ट्रीट परियोजना के तहत जल संरक्षण पहल दुनिया में प्रारंभ की जाने वाली पहली पहल है, उसको लेकर केरल के लिए प्रदान किया जा रहा है। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब देखो स्ट्रीट के अंतर्गत जो स्थायी मूर्त जिम्मेदार अनुभवात्मक जातीय पर्यटन, मतलब कि बहुत सारे जो वहां पे टूरिस्ट प्लेस हैं, उन सभी टूरिस्ट प्लेसों को जो है धीरे धीरे ऐसा डेवलप करना, वहां पे सड़क का विकास करना, ये सारी चीजों को लेकर के केरल बहुत तेजी से काम कर रहा है। और साथ ही वाटर स्ट्रीट डेवलप करना, ताकि जो पानी से जुड़ी हुई चीजें, वहां पर एक पंचायत है मरावंत पंचायत, कोट्टम जिले में पड़ती है, उसके द्वारा वाटर स्ट्रीट परियोजना चालू की गई। तो मतलब विशेष रूप से यह पुरस्कार जो है, जो टूरिस्ट प्लेस हैं उनको स्ट्रीट सड़क बनाने के लिए, वाटर स्ट्रीट बनाने के लिए, इन सबको ये इंटरनेशनल लेवल पे अपनी एक अलग पहल है। तो वहां की गवर्नमेंट टूरिज्म को लेकर जिस तरीके से बहुत ज्यादा प्रभावी है और टूरिज्म को लेकर काम कर रही है, इसलिए वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड मिला है केरल को। दिमाग में ध्यान रखिएगा, नवंबर 2022 का ये आपका अवार्ड है। तो ये आप सभी से पूछा जा सकता है। ये देखिए बड़ी शानदार जगह है केरल में, वहां पे बैक वाटर बहुत ज्यादा है, मैंने बैक वाटर का भी शूट किया है। एक वेम्बनाड लेक है आपकी केरल में, तो वेम्बनाड लेक जो है आपका कयाल झील है, केरल में पाई जाने वाली जो बैक वाटर है, लैगून झील है, उनको कयाल कहा जाता है। क्या बोला जाता है? कयाल कहा जाता है, ठीक है। मैं जल्दी वो वाला वीडियो पब्लिश करूंगा आप सभी का, जिसमें मैंने वेम्बनाड लेक के बारे में आपने सुना होगा, भारत की सबसे बड़े बैक वाटर लेक है वो, और 96 किलोमीटर एरिया में वो आपकी पूरी है, तो वहां से मैंने पढ़ाया है टॉपिक। तो ये देख रहे हैं वहां पे बहुत सारे हाउस बोट वाला कॉन्सेप्ट है, हाउस बोट वगैरह, मतलब यहाँ पे जो है एक अलग ही अनुभव यहाँ पे रहता है। लोग जो है जाते हैं, एक एक दिन 2-2 दिन हाउस बोट में रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक टाइगर रिजर्व बनाया गया है आपका, ठीक है, एक नया टाइगर रिजर्व बनाया गया है। अभी देखो टोटल 54 टाइगर रिजर्व है प्रोजेक्ट टाइगर के तहत। तो मध्य प्रदेश वन्य जीव बोर्ड के द्वारा अक्टूबर 2022 में पन्ना टाइगर रिजर्व के बाघों के लिए
दुर्गावती टाइगर रिजर्व नामक एक नए बाघ अभयारण्य की स्थापना की है। ठीक है, कौन सा नाम लिख लीजिएगा, दुर्गावती बाघ अभयारण्य, दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ठीक है, एक ये नया टाइगर रिजर्व है, इस हिसाब से 55वां टाइगर रिजर्व बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 55वां टाइगर रिजर्व। तो एक नया टाइगर रिजर्व बनाया गया है आप सभी को। देखो टाइगर रिजर्व के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। इससे पहले देखो 2021 तक 53 टाइगर रिजर्व थे। 2022 में सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश में एक टाइगर रिजर्व बनाया गया था जिसका नाम था रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य। रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व के तहत जोड़ा गया था, तो 54 हो गए थे। अभी ये 55वां आपका दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है आपका ये 55वां है। ठीक है, तो यहां पे एक चीज ध्यान रखना है आपको। यहां पे जब आप एक बात समझेंगे प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है आपका भारत में बाघों को संरक्षित रखने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई है। प्रोजेक्ट टाइगर आपका जो चालू किया गया था अप्रैल 1973 को चालू किया गया था। कब चालू किया गया है आपका, अप्रैल 1973 को प्रारंभ किया गया है। कब स्टार्ट किया गया है, अप्रैल। ठीक है, ये आपको दिमाग में बैठा के चलना है, ये आपका स्टार्ट किया गया है इस अवधि में। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में बैठा लेना है, अप्रैल 1973 को चालू किया गया है प्रोजेक्ट टाइगर। कब शुरू किया गया है प्रोजेक्ट टाइगर, अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर आपको चालू किया। बाघों के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के प्रधानमंत्री काल में स्टार्ट किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला प्रोजेक्ट टाइगर जो है नेशनल पार्क बना था। यहां पे बाघों के संरक्षण, जैसे अभी प्रोजेक्ट चीता चलाया गया ना, आपको पता है कि नामीबिया से, दक्षिणी अफ्रीका से चीता लाए गए, उसी तरीके से भारत में टाइगर्स की संख्या जो है वो बनी रहे, इनकी संख्या लगातार बढ़ती रहे। उसी में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में चालू किया गया था। तो उसके तहत टोटल अभी 55 टाइगर रिजर्व है, जहां पर टाइगर को प्राकृतिक आवास क्षेत्र जो उसका है उसमें उसको संरक्षित करना और वहां पर उसको जो है एक उस तरीके का एनवायरनमेंट देना जिन एनवायरनमेंट के लिए वो डेवलप हो चुका होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। टाइगर रिजर्व जो है टाइगर्स के संरक्षण को लेकर के अभी 55वां टाइगर रिजर्व आपका घोषित किया गया है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में दुर्गावती टाइगर रिजर्व। सभी लोगों को यह याद कर लेना है, रट लेना है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और देखो अब इसको लेकर के राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर रिजर्व वाला जो टॉपिक है वो आप लोगों का एनवायरनमेंट वाली क्लास में आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, तो वहां पर जो है चीजें बताई गई हैं आपकी। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, पन्ना टाइगर रिजर्व में वहां से केन नदी होकर के जाती है। ठीक है, दुर्गावती टाइगर रिजर्व है ना, इसकी स्थापना ठीक है मध्य प्रदेश में की गई है। तो दुर्गावती टाइगर रिजर्व में नया टाइगर रिजर्व बनाया गया है जिसमें नरसिंहपुर, दमोह, सागर जिलों में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश वन्य जीव बोर्ड ने पन्ना टाइगर रिजर्व में एक नया टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दी है। अब देखो यहां पे हो क्या रहा है, जो ये पन्ना टाइगर रिजर्व है यहां पे क्या बन रहा है, केन बेतवा दो नदियों को आपस में जोड़ा जा रहा है। केन नदी और बेतवा नदी को आपस में जोड़ा जा रहा है। केन बेतवा लिंक परियोजना चल रही है, जिसके कारण से टाइगर रिजर्व का 1/4 हिस्सा क्या हो जाएगा, आपका डूब जाएगा, जलमग्न हो जाएगा जब आपका ये बनेगा। तो ऐसे में जो है ये नया टाइगर रिजर्व आपका डेवलप करने की बात की गई है। ठीक है, तो एक ये ध्यान रखिएगा, इसके तहत दुर्गावती को जोड़ने वाला एक ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया जाएगा ताकि बाघों को नए रिजर्व में प्राकृतिक आवाजाही हो सके। मतलब कि पन्ना टाइगर रिजर्व से दुर्गावती टाइगर रिजर्व के बीच में एक ग्रीन कॉरिडोर डेवलप किया जाएगा ताकि बाघ यहां तक पहुंच सके। तो यह दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, और केन बेतवा लिंक परियोजना पन्ना में वन्य जीव प्रबंधन योजना का एक हिस्सा है। यहां पे देखिए केन बेतवा लिंक है, दो नदियां हैं, आपको पता है एक नदी है बेतवा नदी है, यमुना की सहायक है दोनों नदियां। ये आपकी बेतवा नदी है और यहां पे देखें केन नदी है। इन दोनों को आपस में इंटरलिंक किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। और ये पूरा जो रीजन आप देख पा रहे हैं, पूरा रीजन जितना भी है ये पन्ना टाइगर रिजर्व वाला क्षेत्र है। इधर उत्तर प्रदेश है, इधर मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो आपने मेरा एक भारत दर्शन का वीडियो देखा होगा पन्ना टाइगर रिजर्व से, वहां से मैंने केन नदी वगैरह और थोड़ा बहुत डिस्कस किया था इसको। पन्ना टाइगर रिजर्व से मैंने एक शूट किया है। तो वहां पे
आपका जो है इस परियोजना के कारण से बहुत सारा क्षेत्र जो है आपका जलमग्न हो जाएगा। इस कारण से ये पूरा का पूरा डेवलप किया जा रहा है। लेकिन देखो इससे क्या होगा, जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, ये कहां पड़ता है, बुंदेलखंड रीजन में। बुंदेलखंड रीजन की जो जल की समस्या है, जल संकट और पेयजल की समस्या है, उस समस्या का समाधान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उस समस्या का समाधान किया जाएगा। तो उस समस्या के समाधान के तौर पे आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, उस समस्या के समाधान के तौर पे देखा जा सकता है। साथ ही इसमें 103 मेगावाट की जल विद्युत क्षमता भी है और यह परियोजना सूखा प्रभावित बुंदेलखंड क्षेत्र को लाभकारी होगी, ठीक है। 8 साल में यह परियोजना के पूरा होने की उम्मीद है कि यह योजना पूरी हो जाएगी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन देखो इस परियोजना से निश्चित तौर पे जो जैव विविधता है, बायोडायवर्सिटी है, पन्ना टाइगर रिजर्व में विभिन्न प्रजातियों के घर हैं, उन सभी के लिए प्रभाव डाल सकता है और जो है ये भी दिमाग में बैठा के रखना है, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं नेक्स्ट। ये पंजाब से एक खबर है और पंजाब के एक जगह है पंजाब में संगरूरू। तो पंजाब के संगरूरू में एशिया का सबसे बड़ा बायो एनर्जी प्लांट बनाया गया है, ठीक है। अब देख रहे हैं अल्टरनेटिव एनर्जी की तरफ हम जा रहे हैं। तो एशिया का आपको पता है, देखो पंजाब और हरियाणा में एक बड़ी समस्या है पराली जलाने को लेकर के। तो पराली क्या होता है, हर वर्ष जो है जलाते हैं, फिर वायुमंडल की भी दिक्कतें होती हैं। तो पराली की बढ़ती समस्या के बीच पंजाब के संगरूरू में एक ऐसे प्लांट की शुरुआत की गई है जिससे पराली जलाने की समस्या की मुक्ति हो सकती है, ठीक है। तो 18 अक्टूबर 2022 को देश का सबसे बड़ा बायो एनर्जी प्लांट का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी थे आपके और वहां के मुख्यमंत्री भगवंत मान थे। तो देश का ये सब संगरूरू एक जगह है, ठीक है। कहां पे, संगरूरू संगरूर, ये जगह पर एक बायो एनर्जी प्लांट बनाया जा रहा है एशिया का, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। और बायो एनर्जी प्लांट ये बनाया जा रहा है बिरबियो एजी के द्वारा। एक कंपनी है जो कि बायो एनर्जी पे काम करती है, जैव ईंधन पे काम करती है। पराली आपको पता है कि फसलों के बाद जो फसल के अवशिष्ट बचते हैं उसका उपयोग करके बायो एनर्जी बनाई जा सकती है। तो बर्बियो एजी के द्वारा ये पूरा का पूरा काम किया जाएगा। बर्बियो एजी एक कंपनी है, इसने ये पूरा का पूरा प्लांट लगाया है, ठीक है। ये कंपनी इसी दिशा में काम करती है। तो बर्बियो एजी के द्वारा जो है बायो एनर्जी प्लांट लगाया गया है और इस प्लांट के द्वारा जो है लगभग प्रतिदिन के स्तर पर 600 से 650 टन जो है आपका जैविक खेती से क्या किया जाएगा, आपका प्रयोग करके बायोगैस बनाई जाएगी। तो बायोगैस को स्थापित करने में ये एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है, दिमाग में बैठा के रखिएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका आज के करंट अफेयर से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण पक्ष। यहाँ पे कई सारे टॉपिक मैंने बताया आपको। सबसे पहला टॉपिक आपका जो था वो टॉपिक जुड़ा हुआ था आपका यूनाइटेड नेशन के काउंटर टेररिज्म कमेटी से जुड़ा हुआ। दूसरा टॉपिक आपका डेटा सेंटर से जुड़ा हुआ था। 3 शहर बताए, हैदराबाद, चेन्नई, नई दिल्ली आपका। फिर आपका ये नाइट फ्रैंक के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। इसके बाद हमने वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड केरल को मिला है, इसके बारे में चर्चा की है। इसके बाद दुर्गावती ने टाइगर रिजर्व भारत का 55वां टाइगर रिजर्व बन गया है। और इसके बाद जो है हमने अगली चर्चा की है पंजाब के संगरूरू की, कि वहां पर संगरूरू पे बायो एनर्जी प्लांट बनाया गया, भारत का, विश्व का, वो एशिया का सबसे बड़ा है ना, भारत का तो सबसे बड़ा है ही है, ठीक है। तो ये हमारे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी हैं, भगवंत मान जी हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्लांट एस्टेब्लिश किया गया है। तो आज के करंट अफेयर्स के सेशन में ये महत्वपूर्ण टॉपिक आप सभी के रहे, ठीक है। अब आप सभी इनको रिवाइज करिए मल्टीपल टाइम, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार इनको पढ़िए और पढ़ने के बाद जो है आप रट जाइए। जितने भी आपको याद करा रहा हूं मैं, भरोसा कीजिए यही आपको एग्जाम हॉल पे पूछे जाएंगे। बहुत सिलेक्टिव टॉपिक आप सभी के साथ लेकर के आ रहा हूं, ठीक है। तो सिलेक्टिव टॉपिक है इसलिए रट जाओ। अभी एक मैगजीन ले लेना, करंट अफेयर्स की कोई भी मंथली मैगजीन आ जाती है वो ले लीजिएगा। मेरे मास्टर वीडियो 5 मास्टर वीडियो लेटेस्ट देख करके जाना है और करंट अफेयर्स का ये वाला एपिसोड रेगुलर करना है। 5 टॉपिक मैं आपको मंडे टू फ्राइडे रेगुलर करा रहा हूं। बस आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, बस आपका काम हो जाएगा। जितना कह रहा हूं इतना तो रट ही लेना है। आपको 200-300 टॉपिक करवा के एग्जाम हॉल पे भेजूंगा, आप एग्जाम हॉल पे सरप्राइज हो जाओगे। यही सारे टॉपिक आपको वहां पे मिलेंगे, ठीक है। 200-300 टॉपिक से आपका कवर हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं है। लोग जो है 4-4, 5-5 हजार टॉपिक पढ़ा देते हैं, भाई याद कैसे रहेगा। बच्चे को सेलेक्टिव होकर के पढ़ाएंगे तभी तो काम हो पाएगा,
तो इसलिए बहुत सेलेक्टिव होकर के मैं आपको कंटेंट अब लेबल करा रहा हूं। ये बहुत एक्सेस जानकारी नहीं, जितना आपको याद रहे बस इतना पर्याप्त है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। बाकी आप लोग की कोई भी समस्या दुविधा होती है तो चैट सेक्शन में जरूर बताया करिए। एक बार फीडबैक दिया करिए कि कार्यक्रम कैसा लग रहा है, कैसे आपको मदद कर पा रहा हूं मैं। ठीक है, एक बार मुझे जरूर फीडबैक दिया करिए। कुछ सुधार हुआ करें, कुछ सुझाव हुआ करें, या एक जो है आपको सारी चीजें बेहतर लग रही हैं, सकारात्मक फीडबैक है, वो जरूर आप लोगों से अपेक्षित है ना। चलिए।